नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य मगध काल को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन को देखा था। उसी के अंदर हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ऐतिहासिक काल का प्राचीन भाग पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने वैदिक काल पढ़ा था। उसके बाद महाजनपद काल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा था। उसके बाद धार्मिक आंदोलन को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने नास्तिकवादी, आस्तिकवादी, चाहे जैन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म और भौतिकवादियों को देखा था। इसी के साथ हम मगध काल पर चलते हैं। इसी में हम पहले मगध काल को देखेंगे, मगध काल के राजवंशों को देखेंगे। उसी के बाद हम सिकंदर का आक्रमण को भी अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मगध साम्राज्य को देखते हैं। मगध काल का मगध साम्राज्य, ये मगध साम्राज्य आखिरकार उभर कर सबसे बड़ी सत्ता के रूप में क्यों आया, इसके महत्वपूर्ण कारणों को देखते हैं। पहले लोहे की खदानें, जो वर्तमान में झारखंड है, और मगध का एरिया भी आपने देखा था ना, गया तथा उसके नीचे का क्षेत्र जो था ना, वो मगध के सीमा के अंतर्गत आता था, जो वर्तमान में झारखंड में है। आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल हो गया, क्योंकि लोहे के खदानें थी। तो लोहे ने क्रांति पैदा की थी, उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था। उसी का परिवर्तित रूप मगध साम्राज्य को उभरने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे, क्योंकि लोहे के हथियार टिकाऊ, मजबूत तथा अत्यंत धारदार होते थे, जिससे युद्ध को जीतना अत्यंत आसान हो गया था। लोहे के प्रयोग बढ़ा। कृषि में लौह प्रौद्योगिकी का उपयोग, फसल उत्पादन बढ़ा, विशेषकर धान की रोपाई शुरू हो गई। अभी तक था ना, धान को क्या करते थे, ऐसे ही बो देते थे और धान तैयार हो जाता, परंतु अभी लोगों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। पहले धान को एक जगह बोते थे, उसके बाद छोटी पौध होने के बाद उसे दूसरी जगह लगाते थे, जिससे धान का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। इन सभी कारणों से मगध साम्राज्य उभर कर सामने आया। हमने देखे ना, मगध साम्राज्य क्यों उभर कर आया। महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। इसी वंश का प्रतापी राजा जरासंध था, जो अभी हम देखेंगे ना, मगध में कौन कौन से राजाओं ने राज किया तथा मगध की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसे भी देखेंगे। ये और कोई नहीं बताता है, लेकिन इस वीडियो में आपको हमने ये भी कवर किया है। मगध से जो पढ़ाया जाता है, हर्यक वंश से शुरुआत की जाती है, बिंबिसार से, लेकिन उससे के पहले के राजवंश को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार जिन राजवंशों के ने मगध पर राज किया है, उनको देखते हैं। जो हमने बताया था ना, लोग हर्यक वंश से शुरुआत करते हैं ना, क्योंकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण है, लेकिन पुराणों और अन्य स्रोतों से जो स्रोत से मिलती है जानकारी, उसको भी हमने इस वीडियो में कवर किया है, उसे भी अभी आगे देखेंगे। जो मगध पर जो लिखित रूप में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं ना, उनका देखते हैं वर्णन। कौन कौन से राजवंशों ने मगध पर राज्य किया। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश ने, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। इसके बाद छोटे छोटे सामंतों का उदय होगा, तथा इसी के साथ पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा प्राचीन भारत का। इसके बाद मध्य भारत शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं मगध पर कौन कौन से राजवंशों ने राज किया था। मगध राजवंश, सबसे पहले जो मगध पे बताया जाता है सत्ता, मगध राजवंश की थी। राजा मगध जो थे ना, उन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की। इसमें सबसे पहले राजा मगध, उसके बाद सुंदभा, उसके बाद सुधुनु, उसके बाद प्रारब्ध, उसके बाद सुहोत्र, फिर चिमयन, चवाना, कृत्री, कृत, कृतज्ञ, कृतवीर्य, कृतसेन, उसके बाद कृतक, उसके बाद प्रतिपदा, उसके बाद उपरिचर, वसु। ये मगध वंश के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर उपरवश का जो पुत्र होता है ना, बृहदत्त,
वो बृहदत्त वंश की स्थापना इसके बाद करता है। वो बृहदत्त वंश के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमाण हमें पुराणों में मिलता है कि जो बृहदत्त का पुत्र जरासंध होता है ना, जो भगवान कृष्ण से बराबर युद्ध करता है, उसका वर्णन पुराणों में मिलता है। चलिए अब अगला वंश बृहदत्त वंश राजवंश को देखते हैं। बृहदत्त ये उपरिचर वसु का पुत्र था। हमने देखा था ना, जो बृहदत्त था वो उपरिचर वसु का पुत्र था। इसका पुत्र जरासंध होता है। जो जरासंध था ना, इसे आपने महाभारत अगर देखा होगा ना, महाभारत पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा ना, जो भीम होते हैं वो जरासंध का वध कर देते हैं। उसके बाद पांडवों के अधीन मगध साम्राज्य आ जाता है। तो पांडवों के ही छोटे भाई सहदेव को ये मगध साम्राज्य दिया जाता है। जो पांडवों के छोटे भाई सहदेव होते हैं, उसके बाद उनके वंश आगे शासन करते हैं। सोमदि, श्रुतसर्वास, फिर आयुष्तावायुष, उसके बाद निरामित्र, सुछत्र, बृहत्कर्मन, सेनाजीत, श्रुतंजय, उसके बाद है विप्र, उसके बाद सुचि, उसके बाद क्षेम, फिर सुब्रत, धर्म, सुषुम, दिदसेन, उसके बाद सुमिति, सुबाला, सुनीता, सत्यजीत, विश्वजीत, उसके बाद रिपुंजय। ये बृहदत्त वंश के 24 राजा होते हैं। उसके बाद अगला वंश होता है जो जिसमें रिपुंजय की हत्या की जाएगी। अब चलती है अगले वंश को भी हमने पीछे देखा था ना, जो बृहदत्त वंश था ना, उसका आखिरी राजा रिपुंजय था। उसकी हत्या प्रद्योत कर देता है तथा प्रद्योत राजवंश की स्थापना करता है। पहले प्रद्योत वंश में प्रद्योती राजा होता है, उसके बाद पलक, उसके बाद विशाखयूप, उसके बाद अजग या राजग बोलते हैं। फिर अगला होता है वर्तिवर्धन। जो वर्तिवर्धन होता है ना, इसकी हत्या बिंबिसार कर देता है और यहीं से हर्यक वंश की शुरुआत होती है, जिसे आजकल हम इतिहास के रूप में शुरुआत मगध काल की मानते हैं। इससे पहले के राजवंश ये कुछ इस प्रकार थे। इनका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु ये पुराणों द्वारा लिए गए प्रमाण है। जो पुराणों से जानकारी या किन्हीं अन्य ग्रंथों से जो मिलती है ना जानकारी, वहां से ये सब लिए गए हैं। चलिए आगे अब हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। ये बृहदत्त था ना, ये जरासंध, ये बहुत प्रतापी राजा था बृहदत्त वंश का, अत्यंत प्रतापी था। इसका युद्ध बराबर भगवान कृष्ण से चलता रहता है। ये मथुरा तक, सोचिए आप, मगध से चल के मथुरा तक युद्ध करने लगातार जाता रहता है। चलिए आगे हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक वंश का जो टाइम था ना, 544 बीसी से 412 बीसी के मध्य में था। पहला इसका राजा बिंबिसार होता है, जो हर्यक वंश की स्थापना करता है। आपने पीछे देखा था ना, राजा की हत्या करके ये बिंबिसार खुद राजा बन जाता है। 544 बीसी से 492 बीसी तक ये बिंबिसार रहता है। इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। ये हर्यक वंश का संस्थापक था, जो मगध की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध व विवाह नीति अपनाई। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह करके काशी दहेज में ले लिया। जो ये था ना बिंबिसार, ये शादी तथा युद्ध दोनों क्रियाएं करता था। ये शादी के द्वारा लोगों को अपनी दासता स्वीकार कराता था राजाओं को, तथा जो नहीं मानते थे उनसे युद्ध करके उनका राज्य हड़प लेता था। दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना से किया तथा अजातशत्रु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जो अजातशत्रु की माता होती है ना, वो यही चेल्लाना लिच्छवी की राजकुमारी होती है। तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी क्षेमा से किया। चौथा विवाह मिथिला की राजकुमारी वैश्वी से किया, जिसे बंधक बनाकर भी रखा था। इसे बंधक बनाकर सेवा भी लेता था। बाद में इससे शादी कर लेता है, पहले इसे बंधक बनाता है, इसे जीत लेता है। तीसरा विवाह जो इसने मद्र ने किया था ना, जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अगला देखते हैं, बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जो अंग राज्य था ना, हमने देखा था उसमें कि बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। हमने जो 16 महाजनपद देखे थे ना, तो उसमें भी इसे देखा था।
अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जो अवंती के राजा थे ना, उनसे मित्रता करने के लिए इसने अपने राज्य मिलाने के लिए उनसे मित्रता करी तथा अपने राज्यवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। जीवक ने गौतम बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। जो जीवक थे ना, उन्हें गौतम बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। बिंबिसार ने एक बार 80,000 ग्राम प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। ऐसा वर्णन मिलता है कि बिंबिसार ने एक बार 80,000 ग्राम जो प्रमुख थे ना, उनकी बैठक भी बुलाई थी। ये जो बिंबिसार था ना, ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो गौतम बुद्ध की देखिए आप, ये स्वागत कर रहा है, ये चित्र है, ये राजा बिंबिसार है तथा ये महात्मा बुद्ध है, जिनकी ये सेवा कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। चलिए अगला हर्यक वंश का शासक। हर्यक वंश का अगला शासक अजातशत्रु होता है। 492 बीसी से 460 बीसी के मध्य में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। हमने देखा था ना, ये लिच्छवी की जो राजकुमारी चेल्लाना थी, उनका पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी तथा खुद गद्दी पर बैठ गया। इसे कुणिक का भी कहा जाता है, इसे कुणिक कहा जाता है और बिंबिसार को सैनिक कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्रियों की सहायता से काशी, बज्जी और वैशाली को जीत लिया। इसने अपने मंत्रियों की सहायता से काशी, बज्जी और वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि काशी से शादी का संबंध होने की वजह से उसे दायज में ले लिया था, पर राजा वहीं पर राज्य कर रहे थे, पर इनके नियंत्रण में था। लेकिन अब इसने उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, उन्हें राजा को बंधक बना के। वैशाली युद्ध में 2 नए हथियार रथमूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। ये रहा रथमूसल, ये आपने उसमें देखा होगा, जो बाहुबली पिक्चर है ना, उसमें आपको रथमूसल तथा महाशिला कंटक, ये दोनों हथियार देखने को मिले होंगे। ये कुछ इस प्रकार के थे। इसका युद्ध में प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। बज्जी संघ के खिलाफ 16 वर्षों तक अभियान चलाया। जो बज्जी संघ था ना, उसमें छोटे छोटे राज्य थे, उनके प्रमुख थे, वो हमने पढ़ा था। इसमें खिलाफ में 16 वर्षों तक इसने अभियान चलाया था। बज्जियों के आक्रमण का सामना करने के लिए पाटिल ग्राम में दुर्ग का निर्माण कराया। जो बज्जियों के आक्रमण बराबर हो रहे थे ना, इससे निपटने के लिए इसने क्या किया, अपनी सीमा पाटिल ग्राम में छोटे छोटे दुर्ग के रूप में निर्माण करा दिए थे। अगला इसका शासक उदयन होता है। 460 बीसी से 444 बीसी के मध्य इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। यहीं से इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया। मतलब जितने इस वंश में जो राजा होते हैं ना, वो अपने पिता की हत्या करके जबरदस्ती गद्दी पर बैठ जाते हैं, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। इसने सोन एवं गंगा नदी के जो सोन एवं गंगा नदी का संगम है ना, वहां पे पाटिल ग्राम कुसुमपुर नाम से मिलता है, नामक शहर बसाए। जो अभी देखा था ना, जो अजातशत्रु ने जहां पर दुर्ग बनवाए थे ना सीमा की सुरक्षा के लिए, वहां पर इसने क्या किया, अब कुसुमपुर नामक एक, या पाटिल ग्राम जो कह सकते हैं आप, कुसुमपुर नाम से भी मिलता है, तो इसने वहां पर एक शहर बनाया। इसने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटिलपुत्र को बनाया। जो कुसुमपुर है ना, उसी को पाटिलपुत्र कहा गया। उसी को अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर यहाँ पर ले आया। नागदशक पर अंतिम शासक के रूप में बैठा। जो नागदशक था ना, इसका अंतिम उत्तराधिकारी था, जो लास्ट में गद्दी पर बैठता है। नागदशक की हत्या करके उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी। जो शिशुनाग होता है ना, वो नागदशक की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है तथा शिशुनाग वंश की स्थापना करती है। इस जो हर्यक वंश के शासक होते हैं ना, उनको एक बार देख लेते हैं। हर्यक वंश की शासन या वंशावली हम देखते हैं। पहले राजा बिंबिसार होता है, जो हर्यक वंश की संस्थापना करता है। 544 से 492 बीसी के मध्य में रहता है और 52 वर्ष कुल शासन करता है। सबसे लंबा शासन हर्यक वंश में इसी का रहता है। उसके बाद अजातशत्रु आता है 492 से 460 बीसी के मध्य में, ये 32 वर्ष शासन करता है। उसके बाद उदयन आता है 460 से 444 बीसी के मध्य में, ये
16 वर्ष शासन करता है। उसके बाद अनिरुद्ध आता है 444 से 460 बीसी के मध्य में, ये 4 साल शासन करता है केवल। उसके बाद मुंडा आता है 440 से 437 के मध्य, ये 3 वर्ष शासन करता है। उसके बाद दर्शक आता है 437 में, कुछ महीने के लिए ही शासन करता है, इसका वर्णन कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। दर्शक का कहीं कहीं मिलता भी है। उसके बाद नागदशक आखिरी जो इसका उत्तराधिकारी होता है, जो इसका अमात्य शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है। 437 से 413 24 वर्ष के लिए ये शासन करता है। ये थोड़ा सुस्त राजा होता है, इस वजह से इसका अमात्य शिशुनाग इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। चलिए अब अगला वंश शिशुनाग वंश को देखिए। शिशुनाग वंश इसका टाइम पीरियड है 413 बीसी से 345 बीसी के मध्य में। जो इसका शिशुनाग वंश का है, इसका संस्थापक शिशुनाग होता है। इसको देखते हैं 413 बीसी से 395 बीसी तक। शिशुनाग वैशाली के लिच्छवी शासक का पुत्र था। जो शिशुनाग था वो जो मगध है ना, मगध का शासक था नागदशक, उसकी सेना में सेनापति होता है। परंतु ये लिच्छवी के शासक का पुत्र होता है। कैसा पुत्र होता है इसे भी देखते हैं। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी के राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। जो राजा लिच्छवी के राजा थे ना, उसकी जो वेश्या थी उससे उत्पन्न ये पुत्र था। इसने नागदशक की हत्या करके गद्दी पर बैठा, हम देख ही चुके हैं पीछे। इसने नागदशक अपने राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वैशाली लिच्छवी के शासक का यह पुत्र था तथा वही इसकी भूमि थी, इसलिए वहीं पर इसने वैशाली में नियंत्रण करने के लिए अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इसने अवंती तथा बस को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अवंती और बस को भी जीतकर अपने मगध में मिला लिया। अगला हमारा शासक कालाशोक होता है। इसका टाइम पीरियड 395 बीसी से 377 बीसी के मध्य में होता है। शिशुनाग के बाद गद्दी पर यह बैठता है। इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। इसने वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसी समय दूसरी बौद्ध संगीति भी हुई। तो इसी के समय पे जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है ना, कालाशोक के समय में, हमने बौद्ध काल में पढ़ा था ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर हमने इसकी विस्तार से चर्चा की हुई थी। कालाशोक के बारे में और देखते हैं। कालाशोक के 10 पुत्रों ने एक साथ शासन किया। जो कालाशोक था ना, इसके 10 पुत्र थे, उन्होंने एक साथ शासन किया। महाबोधि वंश में उनके नाम भद्रसेन, कोरंडावर्ण, मुंगुरा, सर्वजहाँ, जलिका, उभका, संजय, कौरव्या, नंदीवर्धन और पंचम का बताए गए हैं। जो कालाशोक के 10 पुत्र होते हैं, इनका एक साथ शासन बताया गया है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन माना जाता है। जो नंदीवर्धन है ना, वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। परंतु कहीं कहीं उसके पुत्र महानंदिन को भी बताया जाता है। कहीं कहीं उसका वर्णन महानंदिन का भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं नंदीवर्धन को ही आखिरी शासक माना जाता है। अब महानंदिन की हत्या उसके नाजायज बेटे महापद्मनंद ने की थी। जो महापद्मनंद था वो महानंदिन का नाजायज बेटा था, जो एक नाई जात से उत्पन्न हुआ था। इसके बारे में हम अभी नंदवंश पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। शिशुनाग वंश के जो शासक हुए ना, उनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। महाराजा शिशुनाग ये 413 से 395 में इसने नागदशक की हत्या करके बाद राजवंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद इसका पुत्र कालाशोक बैठता है 395 से 370 बीसी के मध्य में, 18 साल शासन करता है। शिशुनाग का ये बेटा होता है। जो कालाशोक के बाद क्षेमवर्धन बैठता है, क्षेमधर्मन जो 370 से 365 12 साल शासन करता है। ये कालाशोक का पुत्र होता है। फिर उसके बाद होता है छत्रजय, ये 365 से 355। उसके बाद नंदीवर्धन बैठता है 6 वर्ष के लिए।
महानंदी 4 वर्ष के लिए। ये शेषनाग वंश की वंशावली थी। चलिए अगला देखते हैं नंद वंश को। नंद वंश 345 बीसी से 322 बीसी तक, इसका टाइम पीरियड थोड़ा है पर इसमें राजा बहुत सारे हैं, लगभग 9-10 राजा हैं, लेकिन हमें 2 ही राजा इसमें पढ़ने होते हैं, एक महापद्म नंद और दूसरा धनानंद। 2 ही राजा पढ़ने होते हैं, बाकी बीच के राजा होते हैं, इसके पुत्र होते हैं महापद्म नंद के, उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद शूद्र जाति का था। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। जो ये शूद्र जाति का था, हमने बताया था ना, नाई पुत्र था। महापद्म नंद इस वंश का प्रतापी राजा था। जो महापद्म नंद था ये प्रतापी राजा था, क्योंकि ये क्षत्रिय वंश से ही उत्पन्न था, इसलिए प्रतापी था। लेकिन ये नाई औरत थी ना, इसकी दासी थी, इनके पिता की वो दासी थी, तो उसी से ये उत्पन्न हुआ था। इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षत्रियों का नाश करता है। इसने क्षत्रिय राजाओं का नाश कर सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की। जो क्षत्रियों का नाश करके सब राजाओं को बंधक बनाता था या उनका सर काट देता था और अपना राज्य में मिला लेता था। कलिंग को जीत कर एक राट की उपाधि की। इसने जो गंगा घाटी थी उसे पार करके उड़ीसा की तरफ चल दिया तथा वहां कलिंग को जीतता है और एक राट की उपाधि धारण करता है। महापद्म नंद को एक राट, सर्व छत्रांतक, एक छत्र, पृथ्वी का राजा और भार्गव आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। मगध का पहला राजा जिसने गंगा घाटी पार कर कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह मैंने बताया था ना आपको, जो मगध का एक पहला ऐसा राजा होता है जो गंगा घाटी पार करके आगे बढ़ता है तथा उड़ीसा तक अपना राज्य विस्तार करता है। इसने कलिंग में नहरों का निर्माण कराया और कलिंग से जिन की मूर्ति पाटलिपुत्र लाया। जो महावीर स्वामी होते हैं ना, उनकी मूर्ति कलिंग से लाता है तथा पहली बार नहरों का निर्माण यही करा था। इससे पहले किसी ने नहरें नहीं बनवाई थी, ऐसा विवरण मिलता है। सबसे पहले नहरों का निर्माण महापद्म नंद द्वारा ही कराया जाता है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। जो पाणिनि थे ना, वो महापद्म नंद के मित्र माने जाते हैं। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए हैं। जो वर्ष, उपवर्ष, रुचि, कात्यायन जो आप पढ़ते हैं ना, वो इस नंद वंश के शासन काल में ही हुए हैं। चलिए अगला और आखिरी राजा घनानंद को। नंद वंश का आखिरी शासक तथा मौर्य वंश आने से पहले का शासक ये धनानंद होता है। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह अत्यंत क्रूर था। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपनाने करके निकाल दिया था। जो चाणक्य थे ना, कौटिल्य, इनको इसने अपने दरबार से लालची और धूर्त कह के अपमानित किया और उन्हें अपमानित कर दिया दरबार से और निकाल दिया। इस कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का अंत करवा दिया। चाणक्य ने पूरी रणनीति रची तथा चंद्रगुप्त के द्वारा घनानंद की हत्या करवा दी। इसी के समय सिकंदर भारत के पश्चिमी भाग पर पहुंचा था। जो अभी पढ़ेंगे ना मौर्य काल, तो उसमें देखेंगे ना, धनानंद के समय ही सिकंदर आता है 326 बीसी में और 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है धनानंद का, वो 322 बीसी तक होता है। कई लोग कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। कभी चंद्रगुप्त से कोई लड़ाई नहीं हुई है सिकंदर की, ना ही कोई युद्ध हुआ है। ये केवल कल्पनाएं बातें हैं। कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर का कभी आमना सामना भी नहीं हुआ है। पर कुछ विद्वान मानते हैं कि एक बार उसकी मित्रता के रूप में भेंट हुई थी, परंतु वो भी कुछ प्रमाणिक नहीं है, मानते हैं लेकिन कभी युद्ध के रूप में कभी आमना सामना नहीं हुआ था। ये केवल काल्पनिक बातें हैं। यूनान के विवरण में धनानंद को अग्रमीज व जेंद्रमीज कहा जाता है। इसका मंत्री राक्षस
बहुत प्रसिद्ध था। इसी के ऊपर मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। जो विशाखदत्त की रचना है ना, 6वीं-7वीं शताब्दी में विशाखदत्त एक रचना करते हैं मुद्रा राक्षस, वो इसी के ऊपर करते हैं। ये प्रतिनायक राक्षस होता है तथा उसका नायक चाणक्य कौटिल्य होता है। ये इसी के राक्षस की सहायता से ही पूरी जो रणनीति है ना वो पता लगती है। इसी के द्वारा घनानंद को हराया जाता है। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। जो मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी ना, वो धनानंद की हत्या करके की थी। अब जो नंद वंश है ना, इसकी वंशावली को एक बार हम देखते हैं। नंद वंश के पहला शासक महापद्मनंद होता है। ये 345 या 344 ईसा पूर्व में शासन पे बैठता है गद्दी पर। फिर इसके पुत्र ही शासन करते हैं तथा वहीं से नंद वंश का अंत हो जाता है। अगला शासक होता है पुंडुकनंद, फिर पुंडुगतिनंद, फिर भूतपालकनंद, राष्ट्रपालकनंद, गोपीपाषाणकंदनंद, फिर दशसिद्धिकनंद, कैवतनंद, फिर कारविनाथनंद, फिर धनानंद। इसका शासन चलता है तथा धनानंद का अंत महापद्मनंद, जो नंद वंश का ये आखिरी शासक होता है, इसका अंतिम शासक, इसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मार दिया जाता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। आगे हम मौर्य शासन पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में सिकंदर तथा ईरानियों के आक्रमण के बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे मौर्य वंश की ओर चलेंगे। अभी आज के लिए वीडियो इतना ही। यहाँ से जो मगध साम्राज्य था वो समाप्त होता है और मौर्य वंश की स्थापना होगी। आखिरी शासक धनानंद के रूप में जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।